हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म 4 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। इसमें जो हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी 1 का 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जामिन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ओरल रूट जो है उसका हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। एडवांटेज जो होता है वो हमारा नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल पर्सन, इसमें जो होता है हमारा स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड पेन अवॉइडेंस, मतलब हमारा इसमें जो है पेन भी नहीं होता है। फिर आता है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है हमारे ओरल रूट के? ओनली फॉर कॉन्शियस पेशेंट, मतलब ये जो होता है हमारा सिर्फ कॉन्शियस पेशेंट जो भी हमारा होश में है उन्हीं पेशेंट्स को हम जो है ओरल रूट के थ्रू कोई भी ड्रग्स दे सकते हैं। फिर आता है हमारा रिक्वायर्ड मोर टाइम फॉर एक्शन। ये जो होता है हमारा, इसमें जो होता है हमारा एक्शन शो करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स। मतलब और रूट्स के कंपैरिजन में हमारा ओरल रूट जो होता है वो हमारा ज़्यादा टाइम लेता है अपने एक्शन को शो करने के लिए। सेकंड आ जाता है हमारा डिफाइन द टर्म बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी को हमें जो है डिफाइन करना है। बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग्स दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इज़ अवेलेबल एट साइट ऑफ एक्शन। ये हमारा जो है एक एक्टिव ड्रग की हमारी अमाउंट है कि कितनी हमारी एक्टिव ड्रग जो है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है और हमारी कितनी प्रेजेंट है वहाँ पे हमारा साइट ऑफ एक्शन पे। मतलब कितनी हमारी अमाउंट ऑफ ड्रग, हमारी जो एक्टिव ड्रग प्रेजेंट है हमारा साइट ऑफ एक्शन पे जो कि हमारा एक्शन शो करेगी, उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्या होता है? ओरली एडमिनिस्टर मॉर्फिन्स हैज़ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ 25%। अगर हम ओरली हम जो है मॉर्फिन को एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो उसकी हमारी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है हमारी 25% होती है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा इलेबोरेट द थेरेपेटिक इंडेक्स एंड साइनर्जिज्म। हमें जो है थेरेपेटिक इंडेक्स और साइनर्जिज्म को हमें जो है इलेबोरेट करना है। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है हमारा? द रेशो बिटवीन द डोजेज ऑफ ड्रग्स दैट कॉज टॉक्सिक इफेक्ट एंड द डोजेज दैट कॉज थेरेपेटिक इफेक्ट। बेसिकली हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है? हमारा ये जो है रेशो होता है कि कितनी हमारी डोज जो होती है वो हमारा टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रही है और कितनी हमारी डोज जो है वो हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रही है। इन दोनों को रेशो को हम कहते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव सेफ्टी ऑफ ड्रग्स। ये जो था हमारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है हमारा ड्रग की सेफ्टी के लिए, इसको हम जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा टी आई क्या होता है हमारा? थेरेपेटिक इंडेक्स। और फिर टी डी क्या होता है हमारा? टॉक्सिक डोज, वो डोज जो कि हमारा टॉक्सिसिटी कॉज करती है। और फिर आता है हमारा ई डी क्या होता है हमारा? इफेक्टिव डोज, मतलब कितना हमारा जो है इफेक्टिव डोज है जो कि हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रही है, तो वही हमारा बता रखा है। सेकंड आ जाता है हमारा साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म क्या होता है? द इंट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स व्हेन देयर कॉम्बाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इफेक्ट सीन व्हेन ईच ड्रग इज गिवन अलोन। बेसिकली हमारा साइनर्जिज्म क्या होता है? हमारा ये इंट्रैक्शन होती है जब हम 2 ड्रग्स एक साथ दे देते हैं तो हमारा उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि हमारा जो हमने 2 ड्रग्स दी, हमने जो है 2 ड्रग्स दी, अब एक का जो इफेक्ट है वो हमारा 25% है और दूसरे का इफेक्ट जो है वो हमारा 30% है। तो इसका टोटल इफेक्ट जो होता है वो हमारा 55% होना चाहिए। बट इसका जो हमारा इफेक्ट जो होता है वो हमारा 80 to 90% हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं साइनर्जिज्म। बेसिकली हमारी दोनों ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है वो हमारा मल्टीप्लाई जो है उसका मल्टीपल इफेक्ट शो करता है। तो इसका हमारा एग्जांपल आ जाता है एस्पिरिन और कैफीन। जब हम एस्पिरिन और कैफीन को हम एक साथ देते हैं तो ये जो हमारा साइनर्जिज्म शो करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। हमें जो है लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में 2 मार्क्स में 2 बार पूछा गया है। इसमें हमारा जो है फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स बाइंड विद रिसेप्टर्स विच ब्लॉक द सोडियम चैनल्स। मतलब ये जो हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स जो होता है वो हमारा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा जो कि हमारा सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं। द सोडियम एंट्री इनटू द सेल ब्लॉक, मतलब सोडियम की जो हमारी एंट्री, सोडियम आयंस जो होते हैं उनकी एंट्री जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है सेल्स के अंदर। डीपोलराइजेशन स्टॉप, जिसकी वजह से हमारा जो डीपोलराइजेशन आता है वो हमारा स्टॉप हो जाता है। एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, ये जो होता है हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है क्योंकि हमारा सोडियम चैनल्स जो होता है वो हमारे सेल्स के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अब सोडियम चैनल्स हमारे सेल्स के अंदर नहीं आएंगे तो हमारा डीपोलराइजेशन नहीं होगी, और डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो हमारा सेंसेशन जो होता है वो हमारे लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिमॉन्स्ट्रेट द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनालिन डायग्रामेटिकली। हमें जो है डायग्राम के थ्रू हमें जो है सिंथेसिस, स्टोरेज और हमारा रिलीज बताना है एड्रेनालिन का। तो इस तरीके से हमारा जो है डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एड्रेनालिन हमारा कैसे जो है सिंथेसाइज होता है एक्सोनल टर्मिनल्स में, और हमारा कैसे जो है वो हमारा स्टोर होता है वेसिकल्स के अंदर, और कैसे वो जो हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये रिलीज़ होता है, स्टोर होता है और हमारा सिंथेसाइज होता है। बेसिकली आपको ये डायग्राम बना के आना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
इनलिस्ट द ड्रग्स यूज्ड फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। हमें जो है उन ड्रग्स के बारे में बतानी है जो कि हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ होती हैं। बेसिकली ग्लूकोमा होती क्या है, ये एक डिजीज़ है जो कि हमारे आई डिजीज़ होती है। इसमें हमारा आई के अंदर का प्रेशर जो होता है वो हमारा बेसिकली हमारा जो हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है वो हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा आई के अंदर जो हमारा प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आई जो होता है या फिर हमारा जो विज़न जो है वो हमारा ब्लर होने लग जाएगा, या फिर हमारा जो विज़न है वो हमारा लॉस होने लग जाएगा। तो इसी को हम जो है ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें हम जो है 3 तरह की ड्रग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिस एनालोगस, बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा ब्लॉकर्स। सबसे पहले है प्रोस्टाग्लैंडिस एनालोगस देख लेते हैं। इट डिक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर बाय इंक्रीजिंग ओवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। हमें जो है ओवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देती हैं ये, और हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है, हमारा आइज़ के अंदर का प्रेशर जो होता है उसको हमारा डिक्रीज़ कर देती हैं। एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है लेटेनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट और हमारा बिमेटोप्रोस्ट। सेकंड आता है हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, इट डिक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ये जो होता है हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देती हैं बाय डिक्रीजिंग फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। मतलब एक्वस ह्यूमर जिसकी वजह से हमारा जो है आइज़ के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा था, उसी को हमारा जो है उस फ्लूइड को ही जो हमारा फॉर्मेशन कम कर देती है, उसकी फॉर्मेशन जो होती है हमारी डिक्रीज़ कर देती है बीटा ब्लॉकर्स। फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है टीमोलोल, बीटाक्सोलोल और लीवोब्यूनोलोल। फिर आ जाता है हमारा थर्ड अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स क्या करता है हमारा, ये जो होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ करता है बाय इंक्रीजिंग ओवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। बेसिकली हमारा अल्फा ब्लॉकर्स और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस, ये जो होता है हमारे दोनों सिमिलर होते हैं, मतलब इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो हमारा सिमिलर होता है। ये जो होता है हमारा ओवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं और हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है ब्रिमोनिडिन और हमारा एप्राक्लोनिडिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई न्यूरोट्रांसमीटर। हमें जो है न्यूरोट्रांसमीटर को डिफाइन करना है, उनकी क्लासिफिकेशन बतानी है। सबसे पहले हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होते क्या है, केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स थ्रू साइनेप्स। हमारा जो है केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा ट्रांसमिशन करते हैं, कोई भी मतलब जो है इम्पल्स होती है उसको हमारा जो है साइनेप्स के थ्रू हमारा जो है ट्रांसमिट करते हैं। बेसिकली हमारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जो हमारा मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके हमारे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो तो हमारा 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले आता है हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, फिर आता है हमारा इनहिबिटरी और फिर आता है हमारा बोथ में हमारा जो है ये हमारा एक्साइटेटरी होता है और हमारा इनहिबिटरी भी होता है। एक्साइटेटरी में हमारा ग्लूटामेट और हिस्टामिन आ जाता है, इनहिबिटरी में हमारा गाबा और सेरोटोनिन आ जाता है, और हमारा बोथ में आ जाता है डोपामिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। क्वेश्चन आता है हमारा कंपेयर जनरल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। मतलब हमें जो है जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स और हमारा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को हमें जो है कंपेयर करना है। जनरल एनेस्थेटिक्स में हमारा जाता है इट एक्ट ऑन सीएनएस। जनरल एनेस्थेटिक्स जो होता है वो हमारा सीएनएस पे एक्ट करते हैं। वहीं अगर हम लोकल एनेस्थेटिक्स देखें तो वो हमारा पीएनएस पे एक्ट करता है। जनरल एनेस्थेटिक्स अफेक्ट होल बॉडी, ये जो था हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। वहीं अगर हम लोकल एनेस्थेटिक्स देखें तो ये जो था हमारा स्पेसिफिक एरिया या फिर हमारा स्पेसिफिक पार्ट्स को अफेक्ट करता है। कॉन्शियसनेस लॉस, मतलब इसमें जो होता है हमारा कॉन्शियसनेस जो होती है हमारी पर्सन की लॉस हो जाती है। बट हमारा लोकल एनेस्थेटिक जो होता है वो हमारा सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस को जो है अल्टर करता है, सेंसेशन को लॉस करता है। फिर आता है हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स, इट प्रेफर्ड फॉर मेजर सर्जरी। ये जो होता है हमारा मेजर सर्जरीज़ के लिए यूज़ होता है, और हमारा लोकल एनेस्थेटिक्स जो होता है वो हमारा माइनर सर्जरीज़ के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हमारा जनरल एनेस्थेटिक जो होता है वो हमारा जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हो गया या फिर हमारा कोई भी मेजर जो हमारी सर्जरीज़ होती है उसमें यूज़ करा जाता है। और लोकल एनेस्थेटिक जैसे हमारा टीथ सर्जरीज़ हो गई या फिर हमारा कोई और स्मॉल इंजरीज़ हो गई तो उसके लिए हमारा जो यूज़ होता है लोकल एनेस्थेटिक्स होता है। फिर आता है हमारा क्लासीफाइड ड्रग्स फॉर अल्जाइमर डिजीज़। हमें जो है अल्जाइमर डिजीज़ की हमें जो है ड्रग्स को क्लासीफाई करना है। इसमें जो होता है हमारा 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स, फिर आता है हमारा NMDA रिसेप्टर्स अगोनिस्ट, फिर आता है हमारा मिसलेनियस ड्रग्स। कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स में हमारा आ जाता है डोनिपेजिल, ग्रैंटामिन और रिवास्टिगमिन। फिर आता है NMDA रिसेप्टर अगोनिस्ट, इसमें आ जाता है हमारा मिमेंटिन। फिर आता है हमारा मिसलेनियस ड्रग्स, मिसलेनियस में हमारा आ जाता है पायरासीटम एंड पायरीथायोजिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कंपेयर ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग हैबिचुएशन। हमें जो है ड्रग एडिक्शन और ड्रग हैबिचुएशन को कंपेयर करना है। सबसे पहले हमारा आ जाता है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम ड्रग्स डिज़ायर टू कंटिन्यू टेकिंग मूड अल्टरिंग ड्रग्स बिकॉज इट प्रोड्यूस यूफोरियोजेनिक इफेक्ट्स।
बेसिकली हमारा ये रिज़ल्ट आता है। ड्रग एडिक्शन क्या होता है हमारा, ड्रग एडिक्शन तब होता है जब हम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए हम जो है बहुत मेडिसिन लेते हैं जो कि हमारा मूड अल्ट्रेशन करती हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो होता है हमारा ये यूफोरोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से हमारा ये जो है हमारा ड्रग एडिक्शन कॉज करती हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है मॉर्फिन्स, कोडेन्स एंड बार्बिचुरेट्स। फिर आता है हमारा ड्रग हैबिचुएशन। ड्रग हैबिचुएशन क्या होता है हमारा, इट रिजल्ट फ्रॉम द रिपीटेड कंजप्शन ऑफ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होती हैं जब हम जो है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स का हम जो है रिपीटेड कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है हैबिट लग जाती है किसी भी ड्रग्स की, तो वो जो हम उसे हम कहते हैं ड्रग हैबिचुएशन। इसमें हमारा आ जाता है टी, कॉफ़ी, टबैको, सिगरेट्स। तो हमारा बेसिकली हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारा ड्रग एडिक्शन जो होता है वो हमारा बेसिकली मूड अल्ट्रेशन ड्रग जो होती हैं उनके वजह से होता है, क्योंकि हमारा ये जो है यूफोरोजेनिक इफेक्ट जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं। बट हमारा ड्रग हैबिचुएशन क्यों होता है, ये तब होता है जब हमारा जो है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हम जो है यूज़ करते हैं, उस वजह से हमारा जो है ड्रग हैबिचुएशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो हमारा 10 मार्क्स का है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन वेरियस ड्रग्स रिसेप्टर सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म। हमें जो है सभी ड्रग रिसेप्टर सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें हमारा सबसे पहला आ जाता है सिग्नल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म होते क्या हैं। इट इज़ द मैकेनिज्म्स बाय विच रिसेप्टर्स एक्टिवेट इज़ लिंक टू रिसेप्टर रिस्पॉन्स। बेसिकली हमारा ये जो है मैकेनिज्म होता है हमारा रिसेप्टर्स का एक्टिवेट करने का, और हमारा किस तरीके से हमारा जो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स देते हैं उसका मैकेनिज्म जो है हम इसमें पढ़ते हैं। द ट्रांसड्यूसर्स मैकेनिज्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म जो होते हैं 5 मेजर कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखे हैं। एंड आल्सो रिसेप्टर्स टाइप्स। इसमें हमारा फर्स्ट आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, फिर आता है हमारा सेकंड आयन चैनल्स रिसेप्टर्स, थर्ड आता है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, फोर्थ आता है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन जैक बाइंडिंग रिसेप्टर्स, और फिफ्थ आता है हमारा रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो हमें इन पाँचों को जो है हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें ये क्वेश्चन जो है वो आपके 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, क्योंकि इसमें आपको जो है 5 तरीके के रिसेप्टर्स को एक्सप्लेन करना है विद उनके जो है मैकेनिज्म और डायग्राम के थ्रू। तो इसमें जो है अगर आप एक मैकेनिज्म एक रिसेप्टर्स को देखें तो आपका एक रिसेप्टर जो है वो हमारा 2 मार्क्स का पड़ेगा, और 2 मार्क्स में आपको जो है मैकेनिज्म और डायग्राम ये 2 चीज़ें तो आपको बनानी ही बनानी है। चलिए हम इसका जो है मैकेनिज्म और डायग्राम वही देख लेते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। बेसिकली हमारा ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है। आखिर इसका हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स जो होता है उसमें जो होता है हमारा जी जो होता है वो हमारा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के लिए होता है, क्योंकि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है उसको हम जी प्रोटीन कहते हैं। ये जो होता है बेसिकली सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। और इसका जो हमारा मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ड्रग या फिर हम जो है अगोनिस्ट बाइंड विद रिसेप्टर। सबसे पहले ड्रग जो है वो हमारी रिसेप्टर के साथ, मतलब रिसेप्टर क्या है हमारा यहाँ पर, ये हमारी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे हमारा जो ड्रग आके बाइंड होगी। अब बाइंड होने के बाद क्या होगा, हमारा करंट फ्लो थ्रू द लूप्स। हमारा ये जो लूप्स हैं हमारी, इनके थ्रू हमारा जो है करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है हमारा एक्टिवेट जी प्रोटीन। फिर जो हमारा जी प्रोटीन जो होता है उसको एक्टिवेट कर देंगी। जीटीपी रिप्लेस जीडीपी। हमारा जो है जीटीपी जो होती है वो हमारा जीडीपी को रिप्लेस कर देगी। ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइमर। फिर हमारा जो ट्राइमर होता है अल्फ़ा बीटा गामा का हमारा ट्राइमर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये जो होता है हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब जब हमारा ट्राइमर ब्रेक होगा तो हमारा अल्फ़ा प्लस जीटीपी, अल्फ़ा और जीटीपी जो हमारे वो अटैच होकर हमारा जो है एक्टिवेट करती हैं इफेक्टर एंजाइम्स को। और इफेक्टर एंजाइम जो होते हैं फर्दर एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं और हमारा फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं। उसी तरीके से हमारा बीटा और गामा ये दोनों एक साथ चले जाते हैं और ये हमारा एक्टिवेट करते हैं आयन चैनल्स रेगुलेशन को। बेसिकली हमारा जो है आयन चैनल रेगुलेशन में हमारा ये बीटा और गामा जो होता है वो हमारा आयन चैनल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो यही होता है हमारा मैकेनिज्म जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का। और आयन चैनल्स के सेकंड आ जाता है हमारा आयन चैनल रिसेप्टर्स। आयन चैनल रिसेप्टर्स क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज लिगेंड गेटिंग चैनल्स। इनको जो हम लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये जो होता है हमारा सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स कहते हैं। आयन सेलेक्टिव चैनल्स फॉर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। मतलब हमारे सभी आयंस के लिए हमारा जो है आयन सेलेक्टिव चैनल्स होते हैं, मतलब अलग अलग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है हमारा। ये जो हमारा सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ हमारी जो है इसकी बाइंडिंग साइट होती है। सबसे पहले हमारा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ड्रग्स बाइंड विद द आयन चैनल्स। ड्रग्स जो होती है या फिर हम कह सकते हैं कि अगोनिस्ट जो होता है वो हमारा आयन चैनल्स के साथ बाइंड करता है। आयन चैनल्स के ऊपर जो होता है हमारा बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पर हमारा ड्रग्स आके बाइंड होती है। ड्रग बाइंड होने के बाद जो होता है हमारे चैनल्स जो होते हैं वो हमारे ओपन हो जाते हैं। चैनल्स ओपन होने के बाद जो है हमारा आयन जो होता है वो हमारा फ्लो होने लग जाता है। आयन मूव्स इनसाइड द साइटोसोल। हमारा जो है
आयन जो होता है वो हमारा साइटोसोल के अंदर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है ये चैनल खुल गए हैं और ये हमारा कैल्शियम चैनल जो होता है वो कैल्शियम आयन जो है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के अंदर जाना स्टार्ट हो चुके हैं। चेंजेस आयनिक कंपोजिशन, जिसकी वजह से हमारा जो आयनिक कंपोजिशन जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो है रीपोलराइजेशन या फिर हमारा डीपोलराइजेशन होती है। तो बेसिकली हमारा यही होता है आयन चैनल्स की वजह से। और ये जो होता है हमारा रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, इसी के थ्रू हमारा जो है रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। अगर आप इन सभी रिसेप्टर्स को अगर पॉइंट टू पॉइंट या फिर हम कह सकते हैं कि आप अगर इसको फ्लो चार्ट में याद करेंगे तो आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है रिसेप्टर ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसका कुछ इस प्रकार से जो है डायग्राम होता है, इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारा लिगेंड बाइंड विद द रिसेप्टर। सबसे पहले हमारा जो लिगेंड जो होता है वो हमारा बाइंड करेगा रिसेप्टर्स के साथ। फिर क्या करता है, हमारा मोनोमेरिक रिसेप्टर्स मूव लेटरली इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म डाइमर्स। ये जो होता है हमारा मोनोमेरिक रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे ये अलग अलग है। फिर हमारा ये जो होता है हमारा डाइमराइजेशन हो जाती है और ये हमारा डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। वही हमारा बता रखा है, जो हमारा मोनोमेरिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारा मूव होते हैं और हमारा डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। डाइमर फॉर्म करने के बाद क्या होता है, डाइमराइजेशन एक्टिवेट आरटीकेज एंड आरटीकेज एक्टिविटीज़ ऑफ आईसी डोमेन। बेसिकली हमारा ये जो है आरटीकेज को एक्टिवेट कर लेते हैं। आरटीकेज क्या होता है, हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हमारा डाइमराइजेशन हो चुका है। अभी ये जो हमारा एक्टिवेट हो गया है, हमारा इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ऑटोफॉस्फोराइलेशन टायरोसिन रेजिड्यू ऑन ईच साइड, मतलब इसमें जो हमारा दोनों साइड जो होता है हमारा आरटीकेज का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमारे अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इंक्रीज एफिनिटी फॉर प्रोटीन, हमारा जो प्रोटीन की जो हमारी एफिनिटी होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जितना मतलब इसकी वजह से हमारा जो है प्रोटीन जो होता है वो हमारा ज़्यादा बाइंड करेगा हमारा आरटीकेज के साथ। फिर हमारा क्या होता है, हमारा प्रोटीन बाइंड ऑन आरटीकेज। हमारा जो प्रोटीन जो होता है वो हमारा आरटीकेज के साथ बाइंड करेगा और फिर हमारा जो है सेलुलर रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो यही हमारा मैकेनिज्म था ट्रांस मेम्ब्रेन लिंक रिसेप्टर्स का। अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट और अगर आप इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है याद करेंगे तो आपको जो है बहुत ईजिली इसको याद हो जाएगा। इसके बेसिकली 5 से 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा जो है बाइंड हुआ, लिगेंड बाइंड हुआ, लिगेंड बाइंड होने के बाद डाइमराइजेशन हुई, डाइमराइजेशन के बाद हमारा जो है एक्टिवेशन हुआ, एक्टिवेशन हमारा जो है आरटीके से एक्टिवेट हो गए। फिर हमारा ऑटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद हमारा प्रोटीन की एफिनिटी बढ़ गई और प्रोटीन की एफिनिटी बढ़ने की वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा आरटीकेज के ऊपर बाइंड हुआ और आरटीकेज के ऊपर बाइंड होने के बाद हमारा जो है ये सेलुलर रिस्पॉन्स देगा। फोर्थ आता है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन जैक-स्ट्रैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, हमारा ये भी हमारा आरटीकेज रिसेप्टर की तरह सिमिलर होता है। फिर हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले हमारा अगोनिस्ट आता है और बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद हमारा जो है डाइमराइजेशन इंड्यूस हो जाती है। डाइमराइजेशन की वजह से हमारा जो है जो इंट्रा सेलुलर डोमेन कन्फर्मेशन होती है वो हमारी जो है इंक्रीज़ कर देती है एफिनिटी, मतलब जो हमारी प्रोटीन की एफिनिटी होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जैक जो होता है वो हमारा अटैच हो जाता है। अब जैक अटैच होने के बाद क्या होता है, ऑन बाइंडिंग जैक गेट एक्टिवेट, हमारा जो जैक जो होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हमारा फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। अब फॉस्फोराइलेशन जो होती है हमारी, फॉस्फोराइलेशन की वजह से हमारा जो प्रोटीन की एफिनिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो हमारा फ्री प्रोटीन प्रेजेंट होगा हमारा साइटोसोल में, जैसा कि हमारा स्टैट जो होता है वो हमारा फ्री प्रोटीन होता है, हमारा फ्री मूविंग प्रोटीन होता है जो कि हमारा वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो हमारा स्टैट जो होता है वो हमारा अटैच हो जाएगा जैक के साथ। अब जैक के साथ अटैच होने के बाद क्या होता है, फिर हमारा स्टैट का फॉस्फोराइलेशन होगा। अब स्टैट का हमने जो है फॉस्फोराइलेशन करवा दिया। स्टैट का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जो हमारा स्टैट का डाइमराइजेशन होता है। स्टैट का डाइमराइजेशन होने के बाद जो हमारा वो ट्रांसलोकेट हो जाता है न्यूक्लियस में। अब जो हमारा स्टैट जो था वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट होकर अपना जो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे देगा। तो यही हमारा बेसिक मैकेनिज्म होता है। इसको आप अगर फ्लो चार्ट से करेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे लास्ट और फिफ्थ हमारा आ जाता है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले जो है हार्मोन बाइंड होता है। हार्मोन बाइंड होने के बाद जो होता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक साइड के साथ जो हमारा हार्मोन बाइंड होगा। हार्मोन बाइंड होने के बाद जो होता है हमारा इसमें रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा हार्मोन बाइंड होने की वजह से हमारा जो है ये रिलीज़ हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हट जाएगा। ये होता है हमारा HCP90, जिसको हम रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन कहते हैं। फिर जो होता है हमारा रिस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन जो होता है HCP90, उसको जो है रिमूव होने के बाद फिर जो होता है हमारा ये डाइमर फॉर्म कर लेता है। डाइमर फॉर्म होने के बाद जो होता है हमारा ये एंटर करता है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा एंटर करने के बाद ये क्या करता है, हमारा बाइंड करता है को एक्टिवेटर्स के साथ। को एक्टिवेटर्स के साथ बाइंड करने के बाद को एक्टिवेटर्स जो हमारा, या फिर हम इसको कह सकते हैं को सप्रेसर प्रोटीन्स, उनके साथ बाइंड करके ये जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा अटैच होता है स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस के साथ।
अब स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के साथ जो हमारा ये अटैच होने के बाद जो हमारा इसकी स्पेसिफिक एमआरएनए सिंथेसाइज करा देता है, और स्पेसिफिक एमआरएनए जो हमारा सिंथेसाइज हुआ है वो हमारा क्या करेगा, राइबोसोम में जाएगा और राइबोसोम में जाके स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा, और हमारा स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो हमारा सिंथेसाइज होगा तो वो हमारा रेगुलेट करेगा एक्टिविटी को। तो यही हमारा इसकी बेसिक जो हमारा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हमने इसमें क्या करा था, सबसे पहले अगोनिस्ट बाइंड हुआ था जो कि हमारा बाइंड होता है कार्बोक्सिलिक साइड के साथ, फिर हमारा SCP90 रिमूव होगा, फिर हमारा डाइमर फॉर्म होगा, और डाइमर फॉर्म होने के बाद जो है वो हमारा डाइमर जो होता है वो हमारा DNA के न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद जो है वो हमारा बाइंड करता है को एक्टिवेटर्स के साथ, को एक्टिवेटर के साथ बाइंड करके वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा अटैच होता है DNA सीक्वेंस के साथ, मतलब एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है उसके साथ हमारा अटैच हो जाएगा। फिर हमारा उसके अटैचमेंट के बाद जो है वो हमारा स्पेशल जो है हमारा mRNA फॉर्म करता है। अब स्पेशल mRNA जो होता है मैसेंजर RNA वो हमारा जाएगा राइबोसोम के साथ। राइबोसोम के पास जाने के बाद जो है वो हमारा स्पेशल जो है प्रोटीन की सिंथेसाइज करेगा। अब स्पेशल प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद जो है वो अपने जो है रेगुलेट करेगी सेल्स की एक्टिविटी को। तो यही हमारा बेसिक मैकेनिज्म होता है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समराइज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म्स, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ सोडियम वैल्प्रोएट। हमें जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को समराइज़ करना है और उनके मैकेनिज्म्स के बारे में स्टडी करनी है, और हमें जो है फार्माकोलॉजी बतानी है हमारी सोडियम वैल्प्रोएट की। चलिए सबसे पहले हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देख लेते हैं। आखिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती कौन सी है? वो ड्रग्स जो कि हमारा एपिलेप्सी में यूज़ होती है। एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए हमारा जो यूज़ होती है उसे हम कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी इज़ अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ करेक्टराइज्ड बाय ऑकरेंस ऑफ सीजर्स। बेसिकली हमारा एपिलेप्सी क्या है? हमारा कॉमन न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि हमारा करेक्टराइज होती है सीजर्स के थ्रू। बेसिकली हमारा एपिलेप्सी में होता क्या है, हमारे जो है सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको अगर आप हिंदी में समझें तो हमारा जो है किसी भी पेशेंट को अगर दौरे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। और उसको हम किसके थ्रू हम जो है ट्रीट करते हैं? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की हेल्प से हम जो है उसको ट्रीट करते हैं। सीजर्स मीन्स एबनॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज ऑफ एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सीजर्स क्या होता है? हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हमारे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनका एबनॉर्मल हाई फ्रीक्वेंसी से डिस्चार्ज होना, उसी को हम जो है सीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। हमें जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का मैकेनिज्म देखना है। इसमें सबसे पहले क्या होता है हमारा इन्हेंसमेंट ऑफ गाबा एक्शन। इसमें जो होता है हमारा इन्हेंसमेंट जो होता है हमारा गाबा एक्शन को इन्हेंस करके हम जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का एक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं। ड्रग्स लाइक फिनोबार्बिटल एंड बेंजोडाइजिपिन्स एक्टिवेट गाबा रिसेप्टर्स टू फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। इसमें क्या होता है हमारा जो हमारे क्लोराइड चैनल्स हैं उनको हमारा जो उनकी ओपनिंग को हम जो है फैसिलिटेट कराते हैं, और हमारा जो है गाबा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा इनिबिशन ऑफ सोडियम चैनल्स फंक्शन। हमारे जो सोडियम चैनल्स के फंक्शन की हम जो है एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं। ड्रग लाइक फिनाइटोइंस एंड कार्बामेजिपाइंस एक्सेट्रा ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। हम जो है सोडियम चैनल्स को हम जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को हम जो है ब्लॉक करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सोडियम चैनल्स की एक्टिविटी जो होती है वो हमारी इनिबिट हो जाती है। फिर आता है हमारा थर्ड इनिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स। हमारे जो कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को जो हम इनिबिट कर देते हैं। ड्रग्स लाइक इथोसक्सीमाइड ब्लॉक टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। हमारे जो ड्रग्स होती है इथोसक्सीमाइड वो हमारा ब्लॉक कर देती है टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को, जिसके थ्रू हम जो है एंटी एपिलेप्टिक एक्शन जो है वो हम प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ सोडियम वैल्प्रोएट। सोडियम वैल्प्रोएट की हमें जो है फार्माकोलॉजी देखनी है। इट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। हमारा जो है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है जो कि हमारा एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी को शो करती है। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। इट इनहिबिट सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। हमारा सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड जो हमारा एंजाइम है उसको जो है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड, जिसकी वजह से हमारा जो है सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। हमारा जो है सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो हमारा एंजाइम है वो हमारा इसको डिग्रेड कर देता है। अब जब हमारा इस एंजाइम की एक्टिविटी को हम जो है इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। विच एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ गावा ट्रांस अमाइनेज, जो कि हमारा गावा ट्रांस अमाइनेज का जो हमारा इनहिबिटर का इनहिबिशन करवाता है। एंड रिड्यूस गाबा मेटाबॉलिज्म, और हमारा जो गाबा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है गाबा एनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। इट इनहिबिट
CNS एक्टिविटी, जो कि हमारा CNS की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। तो इसी के थ्रू हम जो है इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम डोजेज देख लेते हैं। सोडियम वैल्प्रोएट की डोजेज कितनी होती है हमारी 600 mg से हमारा 2000 mg जो होती है हमारी एक दिन में, इतनी हमारी जो है डोज होती है सोडियम वैल्प्रोएट की। साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। स्टमक पेन हो सकता है हमारा, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, ट्रिमर्स आ सकते हैं। हमारा इंडिकेशंस देख लेते हैं। यूज़ टू ट्रीट एपिलेप्सी, ये जो था हमारा एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है। एंड यूज़ टू प्रिवेंट माइग्रेन हेडेक, हमारा जो माइग्रेन हेडेक जो होता है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता हमारा क्लासीफाई ऑपोइड एनाल्जेसिक, हमारा जो है ऑपोइड एनाल्जेसिक को हमें जो है क्लासीफाई करना है। एंड डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन्स, हमें जहाँ फार्माकोलॉजी बतानी है हमारी मॉर्फिन्स की। सबसे पहले हम ऑपोइड एनाल्जेसिक्स देख लेते हैं। मेडिकेशंस दैट एक्ट ऑन ऑपोइड रिसेप्टर्स एंड आर यूज फॉर पेन रिलीफ, ये वो मेडिकेशंस होती है जो कि हमारा ऑपोइड रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं और हमारा पेन से रिलीफ करती हैं। बेसिकली आप जो है पेन किलर जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली वही होती है, वो पेन किलर जो कि हमारा ऑपोइड रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं। फिर हमारा क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑपोइड एनाल्जेसिक्स की। ये जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, मॉडरेट और हमारा मिक्स्ड और हमारा एंटागोनिस्ट, ये 4 क्लासेस में हमारा जो है ये डिवाइड हुआ है। फर्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट में हमारा आ जाता है मॉर्फिन, हीरोइन, मेथाडोन, हाइड्रोमॉर्फिन, फेंटेनाइल, एल्फेंटेनाइल और हमारा ऑक्सीकोडोन्स। फिर आता है हमारा मॉडरेट और लो एगोनिस्ट, इसमें आ जाता है हमारा कोडिन्स। फिर आता है हमारा मिक्स्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इसमें आ जाता है हमारा ब्यूप्रेनॉर्फिन और हमारा ब्यूटरफेनॉल, पेंटाजासिन। फिर आता है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में हमारा जाता है नैलोक्सोन और हमारा नेल्मेफिन। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन्स। इसमें हम देख लेते हैं मॉर्फिन्स द मेन एल्कलॉइड ऑफ ओपियम, ये जो था हमारा मेन एल्कलॉइड होता है हमारा ओपियम का, ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी सीड्स, ये जो था हमारा पॉपी सीड्स के द्वारा ऑब्टेन करा जाता है। इट इज़ पोटेंट एनाल्जेसिक्स, ये जो था हमारा बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक होता है। इट इज़ यूज इन लिमिटेड ड्यू टू टॉलरेंस एंड हाई रिस्क ऑफ एब्यूज़, मतलब ये जो था हमारा टॉलरेंस और एब्यूज़ की वजह से हमारा जो है लिमिटेड यूज़ करा जाता है। इसका हमारा यूजेस देख लेते हैं। यूज इन सेवियर पेन, हमारा जो है सेवियर पेन में हम इसको यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड ड्यूरिंग सिकल सेल क्राइसिस, सिकल सेल क्राइसिस और हमारे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो हमारा खतरनाक पेन जो हमारा इंड्यूस होता है बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है मॉर्फिन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉर्फिन्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। इसमें जो होता है हमारा ये एनाल्जेसिया की तरह यूज़ होता है। यूफोरिया और हमारा सीडेशन, हमारा ब्रेन में जो होता है CNS में हमारा जो है यूफोरिया कॉज कराता है, सीडेशन करवाता है। हमारा लंग्स में हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है और हमारा कफ का सप्रेशन करवाता है, मतलब जो भी हमारा कफ जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जो हमारा इंड्यूस हो रहा है या फिर हमारा जो है प्रोड्यूस हो रहा है उसका हमारा जो है सप्रेशन करवा देगा। नोजिया इंड्यूस कराता है हमारा, और वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग को कॉज करवाता है। और हमारा GIT में क्या करवाता है, हमारा GIT की जो मोटिलिटी होती है उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है और हमारा कॉन्स्टिपेशन को इंड्यूस कराता है। 8 कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो था हमारा ब्रोंक्योल्स में हमारा जो है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाता है और हमारा हार्ट में हाइपोटेंशन कॉज करवाता है। तो ये जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे हमारे मॉर्फिन्स के। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन B है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन C। सेक्शन C जो है वो हमारा 7 मार्क्स का है। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इलस्ट्रेट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग को इंटेक करा बॉडी में, वो जो हमारा इंटेक ड्रग है वो हमारे स्टमक में गई, हमारे स्टमक से हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी जो ड्रग जाती है उस मूवमेंट को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, मतलब ड्रग की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारा अफेक्ट करती हैं एब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले आता है हमारा पार्टिकल साइज़, जितना ज़्यादा बड़ा हमारा पार्टिकल साइज़ होगा उतना कम हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होगा। फिर आता है हमारा फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या होता है, हमारा पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन जो होती है वो हमारी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। हमारे सबसे कम जो है वो हमारी एब्जॉर्ब होती है हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। आता है हमारा आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है, अनआयनाइज्ड ड्रग्स एब्जॉर्ब मोर, मतलब जितनी ज़्यादा हमारी अनआयनाइज्ड ड्रग होती है उतना ही ज़्यादा हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है हमारा कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ही ज़्यादा हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होगा। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है हमारा, सबसे पहले आ जाता है ब्लड फ्लो, जितना ज़्यादा सर्कुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो है एब्जॉर्प्शन होगा।
फिर आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होता है, जितना ज़्यादा हमारा जो है सरफेस एरिया होगा, जहाँ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब जितना ज़्यादा मतलब जहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। फिर लास्ट आ जाती है हमारी पीएच। पीएच में क्या होता है हमारा एसिडिक पीएच फेवर एसिडिक ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बेसिक पीएच फेवर बेसिक ड्रग एब्जॉर्प्शन। बेसिकली हमारा एसिडिक पीएच जो होगी वो हमारा फेवर करेगी, एसिड ड्रग जो होती है उनका एब्जॉर्प्शन को फेवर करेगी, और हमारा बेसिक ड्रग पीएच जो होती है वो हमारा फेवर करती है बेसिक ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को। इसीलिए हमारी जितनी भी एसिडिक ड्रग्स होती है वो हमारी एब्जॉर्ब होती है स्टमक में, और हमारे जितनी भी बेसिक ड्रग्स होती है वो हमारी एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में। तो यही हमारे कुछ फैक्टर्स है जो कि हमारा ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन, डिस्कस वेरियस क्लिनिकल ट्रायल फेज। सबसे पहले हमें जो है प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बारे में बताना है, और फिर हमें जो है डिस्कस करना है हमें क्लिनिकल ट्रायल्स फेजेस के बारे में। जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम जो है प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन देख लेते हैं। Before testing a drug on peoples, we have to confirm that drug is safe and it is not give any harmful effects on humans. सबसे पहले हमें जो है कोई भी ड्रग्स को ह्यूमन के ऊपर जो है टेस्ट करने से पहले हमें जो है कंफर्म बताना पड़ता है कि हमें जो है ये ड्रग जो है ह्यूमन के लिए सेफ़ है और हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ह्यूमन पे नहीं देगी। तो उसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम जो है ड्रग जो है वो हम टेस्ट करते हैं एनिमल्स के ऊपर। फर्स्टली ड्रग इज़ टेस्टेड ऑन एनिमल्स। सबसे पहले हम जो है ड्रग्स को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं फॉर चेकिंग सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, टॉक्सिकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स। मतलब हमें जो है सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और टॉक्सिकोलॉजी और थेराप्यूटिक इंडेक्स को चेक करने के लिए सबसे पहले हम जो है ड्रग्स, कोई भी अननोन ड्रग्स या फिर न्यू ड्रग्स जो है वो उसको हम जो है एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है एनिमल्स के ऊपर ड्रग की सेफ्टी, वो कितनी सेफ़ है और कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, मतलब वो कितना जो है इफ़ेक्ट दे रही है, और कितनी उसकी टॉक्सिकोलॉजी है, कितनी उसकी जो डोज़ है वो हमारा टॉक्सिक डोज़ है, कितनी हमारी उसकी डोज़ है जो हमारी इफ़ेक्टिव डोज़ होगी। तो उसकी स्टडी जो है हम सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, क्योंकि हम अगर कोई भी अननोन ड्रग्स या फिर न्यू ड्रग्स की स्टडी अगर हम डायरेक्ट ह्यूमन पर करेंगे तो वो बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है, हो सकता है कि कोई भी ड्रग जो है वो हमारे ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो, या कोई और न्यू डिजीज़ जो है वो हमारी जनरेट हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है एनिमल्स को प्रॉपर जो है सेफ्टी के साथ हम जो है एनिमल्स के ऊपर इसको ट्राई करते हैं। ह्यूमंस के ऊपर जो हम टेस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल फेज। इन दिस ड्रग इज़ अप्लाइड ऑन ह्यूमंस। इसमें जो होता है हमारा ड्रग जो होती है हम ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट इन्वॉल्व 4 फेजेस। इसमें जो होता है हमारे 4 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 में जो होता है, इन दिस ड्रग इज टेस्टेड ऑन 20 to 80 हेल्दी वॉलंटियर्स। इसमें जो होता है हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स जो है चूज़ करे जाते हैं। 20 से 80 हेल्दी वॉलंटियर्स जो होते हैं वो हम उसको उनके ऊपर जो है ड्रग का टेस्ट करते हैं। टू चेक सेफ्टी, हमारे जो है ड्रग की सेफ्टी को चेक करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे इसके पर्पज़ क्या होते हैं, स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। हम जो है ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इसमें साइड इफेक्ट्स को चेक करते हैं, टॉक्सिसिटी को हम चेक करते हैं अलग अलग डोजेस फॉर्म में। सेकंड आता है हमारा फेज़ 2। फेज़ 2 में क्या होता है हमारा, इन दिस ड्रग इज टेस्टेड ऑन 100 to 500 पेशेंट। इसमें जो होता है हमारा साइज़ बढ़ गया हमारा पेशेंट्स का। इसमें जो हम 100 से 500 पेशेंट्स लेते हैं विद दैट टारगेट डिजीज़, जिसमें हमारा वो डिजीज़ होती है जिसकी हम जो है मेडिसिन को डिस्कवर कर रहे हैं। उन डिजीज़ वाले पेशेंट्स को हम जो है लेते हैं। पर्पज़ क्या होता है इसका, टू नो अबाउट मैक्सिमम टॉलरेंस डोज एंड कॉमन शॉर्ट टाइम साइड इफ़ेक्ट। इसमें जो होता है हमारा कॉमन शॉर्ट टाइम साइड इफ़ेक्ट्स को हम जो है स्टडी करते हैं, और डोज ड्रग की जो हम इफेक्टिवनेस देखते हैं, और हमारा मैक्सिमम टॉलरेंस ड्रग्स देखते हैं कि कितना हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि हमारा टॉलरेट हो सकता है। फिर हमारा आता है फेज़ 3 ट्रायल। फेज़ 3 ट्रायल में क्या होता है, इन दिस ड्रग इज़ टेस्टेड ऑन 1000 to 1500 पेशेंट्स विद टारगेट डिजीज़। इसमें भी हमारा जो है, जो हमने पेशेंट की जो नंबर्स हैं वो हमने बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे हमने 100 से 500 लिए थे, यहाँ पर हमने 1000 से 1500 पेशेंट लिए हैं विद टारगेट डिजीज़, जिनके अंदर जो है वो डिजीज़ है जिसकी हम जो है मेडिसिन डिस्कवर कर रहे हैं। इसका हमारा पर्पज़ क्या होता है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी। हमारा जो है लॉन्ग टर्म सेफ्टी जो है हम इसको टेस्ट करते हैं। इसमें ड्रग इंट्रैक्शन, इसमें जो हम ड्रग इंट्रैक्शन को चेक करते हैं। असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी, हम जो है सेफ्टी और एफिकेसी को चेक करते हैं। एंड टॉलरेबिलिटी, हम जो है इसमें ये सब पैरामीटर्स जो हैं उसकी चेक करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। फिर हमारा आता है फेज़ 4 ट्रायल। फेज़ 4 ट्रायल को पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, कलेक्ट डाटा ऑफ ड्रग्स दैट ड्रग इज़ सेफ़ और नॉट। हम जो है सब इसमें जो हमने फेज़ 3 तक जो है हमने
ड्रग को अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया, फिर हम जो है उसको मार्केट में लॉन्च कर लेते हैं। फिर मार्केट में लॉन्च करने के बाद जो हम फेज़ 4 में क्या करते हैं, जो मतलब पेशेंट इस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू हम जो है उसका डाटा इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर चेक करते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो हमारी सेफ़ है या नहीं। इसमें हमारा पर्पज़ क्या होता है, परफॉर्म क्वालिटी ऑफ लाइव ट्रायल्स। हमारे जो लाइव ट्रायल्स की जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो है लॉन्ग टर्म सेफ्टी इन्फॉर्मेशन को हम जो है इसका कलेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारा पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स में क्या होता है, हम जो है ड्रग्स को मार्केट में लॉन्च कर दिया, फिर हमारा जो है नॉर्मल पर्सन्स या फिर हमारा जो नॉर्मल पेशेंट जो होते हैं वो हम उस ड्रग को यूज़ करते हैं। और उस ड्रग्स को यूज़ करने के बाद जिस भी पेशेंट को कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट आता है या फिर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आता है वो हमारा जो है डॉक्टर को रिपोर्ट करता है या फिर फार्मासिस्ट को रिपोर्ट करता है। क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक्स एंड डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ एट्रोपिन, हमें जो है एंटीकोलिनर्जिक्स को हम जो है क्लासीफाई करना है। एंटीकोलिनर्जिक्स का हमारा क्लासिफिकेशन जो हमने 3 तरीके से कर रखा है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में हमारा आ जाता है एट्रोपिन और हायोसिन। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में आ जाता है हमारा एट्रोपिन, मेथोनाइट्रेट, होमेट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर आता है हमारा सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक कंपाउंड्स में आ जाता है हमारा माइड्रेटिक। माइड्रेटिक में हमारा कौन कौन से ड्रग्स आती हैं, इसमें आ जाता है हमारा साइक्लोपेंटोलेट और हमारा ट्रोपिकमाइड। सिंथेटिक कंपाउंड्स में हमारा सेकंड आ जाता है वेसिको सेलेक्टिव में हमारा आ जाता है ऑक्सीब्यूटाइनिम और हमारा फ्लेवोक्सेट। फिर आता है हमारा थर्ड आ जाता है एंटी पार्किंसनिज्म, इसमें आ जाता है हमारा प्रोसाइक्लिडिन और हमारा विप्रिडिन। फिर हमारा फोर्थ आ जाता है एंटी सिक्रेटरी एंड एंटी स्पाज्मोडिक, इसमें आ जाता है हमारा क्लिडिनियम और आइसोप्रोपामाइड। नेक्स्ट आता है हमारा एट्रोपिन, हमें जो है एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना है और हमारा उसका यूजेस देखने हैं। इसमें हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आ जाता है हमारा एट्रोपिन क्या करता है, हमारा जीआईटी मोटिलिटी को जो है डिक्रीज़ कर देता है, कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है, रिलैक्स ब्रोंकियल्स, हमारा ब्रोंकियल्स को जो है हमारा रिलैक्स कर देता है और हमारा स्मूथ मसल्स को जो है हमारा उसको भी रिलैक्स कर देता है। फिर हमारा जो है माइल्ड सीएनएस स्टिमुलेट एक्शन, हमारा जो है सीएनएस को हमारा जो है हल्का सा स्टिमुलेट कर देता है। इट कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये जो था हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कॉज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है और हमारा मेड्रेसिस को कॉज करवाता है और हमारा ट्रीट करता है अल्सर्स। हमारे जो है अल्सर्स को ट्रीट करवाने के लिए हमारा जो है एट्रोपिन यूज़ होता है। फिर हम जो है इसके थेरेप्यूटिक यूजेस देख लेते हैं। ये जो था हमारा मेड्रेसिस में यूज़ होता है, पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होता है, प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स में यूज़ होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ होता है और हमारा पेप्टिक अल्सर्स में भी यूज़ होता है और हमारा मोशन सिकनेस में भी यूज़ होता है। ये कुछ हमारे थेरेप्यूटिक यूजेस थे हमारे एट्रोपिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा समराइज स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स, हमें जो है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनके बारे में समराइज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन होता क्या है। न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनी मैसेज और सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल, मतलब किसी भी केमिकल की हेल्प से हम जो है एक मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। इसमें हमारे जो है टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन में क्या होता है, हमारा रेस्टिंग स्टेट पोटेंशियल जो होता है वो हमारा -70 मिलीवोल्ट होता है। व्हेन स्टिमुलस डिटेक्टेड, जब हमारा स्टिमुलस आता है, देन रेस्टिंग पोटेंशियल इज़ चेंज, तब जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है वो हमारा चेंज हो जाता है और वो हो जाता है हमारा 50 MV। इट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इसी को हम जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ओपन सोडियम चैनल्स, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से हमारे जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो हमारे ओपन हो जाते हैं। एंड सोडियम्स इनफ्लक्स, हमारा जो सोडियम जो होता है वो हमारा अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डीपोलराइजेशन हो जाती है। देन पोटेशियम चैनल्स ओपन, हमारा डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और हमारा पोटेशियम आयन जो होता है वो हमारा बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पोटेशियम चैनल जो होता है वो हमारे सेल से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रीपोलराइजेशन हो जाती है। तो हमारा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये दोनों ही हमारी जो है चलती रहती है। फिर हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप आता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर रिलीज़। हमारा जो है ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, इसमें क्या होता है, हमारा नर्व इम्पल्स प्रमोट फ्यूज़न ऑफ वेस्कुलर एंड एक्सोनल मेम्ब्रेन। हमारा बेसिकली हमारा नर्व इम्पल्स जो होता है वो हमारा प्रमोट करती है हमारी फ्यूज़न ऑफ वेस्कुलर एंड एक्सोनल मेम्ब्रेन। हमारा जो वेस्कुलर जो हमारा वेसिकल होता है जिसके अंदर हमारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, वो हमारा जो है फ्यूज़ हो जाता है हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ जाके, मतलब वो जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है और हमारा उसके अंदर का जो है हमारा थ्रू कैल्शियम एंट्री, हमारा कैल्शियम की वजह से जो होता है हमारा वेसिकल जो होता है वो हमारे फ्यूज़ होते हैं हमारे एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ, विच
फ्लूइडाइज्ड मेम्ब्रेन, दिस प्रमोट एक्सोसाइटोसिस, जो कि हमारा जो है एक्सोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। बेसिकली हमारे इसमें होता क्या है, कैल्शियम आयन जो है वो हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से हमारा जो है जो वेसिकल होता है जिसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं वो हमारा जो है फ्यूज़ हो जाता है एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ, और एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ वो फ्यूज़ होकर हमारा जो है उसके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे रिलीज़ हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमारा ट्रांसमीटर्स एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन। हमारा जो है ट्रांसमीटर जो हमारे रिलीज़ हुए हैं उनका एक्शन होता है हमारा पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन में। इसमें क्या होता है, हमारा ट्रांसमीटर रिलीज एंड अटैच विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। ट्रांसमीटर जो हमारे रिलीज़ हुए हैं वो हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे जो कि हमारा पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन में हमारे प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये जो हमारा दो टाइप के होता है, हमारा एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। फिर हमारा जो है फोर्थ स्टेप होता है न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन जो है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो अपना एक्शन शो करेगा। हमारा थर्ड स्टेप में जो है बाइंड हुआ था, फिर हमारा फोर्थ स्टेप में जो हमारा एक्शन शो करेगा। एक्शन में क्या होता है, हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ कर देता है परमेबिलिटी ऑफ ऑल कटाइंस, मतलब सभी कटाइंस की जो हमारी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से हमारा सोडियम और हमारा कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा विच कॉज डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से हमारा डीपोलराइजेशन होगा बाय इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। हमारा पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा जिसकी वजह से हमारा जो है डीपोलराइजेशन कॉज होती है। फिर हमारा आता है इनहिबिटरी। इनहिबिटरी में क्या होता है, हमारा इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ अनायंस। यहाँ जो हमारा कटायंस का जो हमारा परमेबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, पर यहाँ पर हमारा इनहिबिटरी में क्या होता है, हमारा जो हमारा अनायंस होते हैं उनकी परमेबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि हमारा क्लोराइड आयंस होते हैं, क्लोराइड आयन मूव्स इनसाइड। क्लोराइड आयन जो होता है वो हमारा सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे विच कॉज हाइपर पोलराइजेशन, जो कि हमारा हाइपर पोलराइजेशन कॉज करवा देते हैं। फिर यही होता है हमारा, फिर हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर अपना एक्शन शो करने के बाद फिर क्या होता है, हमारा उनका टर्मिनेशन हो जाता है। फिफ्थ स्टेप में हमारा वही बता रखा है, लास्ट स्टेप हमारा टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में जो है अपना एक्शन शो कर दिया, फिर उसका जो है ख़त्म होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अगर न्यूरोट्रांसमीटर वहीं प्रेजेंट रहेगा तो वह अपना जो है एक्शन देता रहेगा। फिर हमारा जो है टर्मिनेशन आ जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स डिग्रेडेड लोकली और बाय टेकन बैक बाय प्री गैंग्लियोनल न्यूरॉन्स। हमारा या तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो हमारा एंजाइमेटिकली हमारा जो है डिग्रेड हो जाते हैं, या फिर हमारा जो है अपटेक हो जाता है हमारा जो भी हमारा प्री सिनेप्टिक या फिर हमारा प्री गैंग्लियोनल न्यूरॉन्स होती है वो हमारा रीअपटेक कर लेती है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हमारा डिग्रेड होता है कोलिनस्ट्रेज एंजाइम्स के थ्रू, और हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड और कोलिन में। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। बेसिकली हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन के हमारा न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन में हमारे 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमारे इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स आएगी जिसकी वजह से हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो हमारे रिलीज़ होंगे। न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होने के बाद जो है न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे बाइंड होंगे रिसेप्टर्स के साथ। बाइंड होने के बाद जो है अपना एक्शन शो करेंगे, अपना एक्शन शो करने के बाद जो है वो हमारा टर्मिनेट हो जाएंगे। बस यही 5 स्टेप है हमारे न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, डिस्कस प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। इसमें जो हमारा स्टेजेस बताने हैं एनेस्थीसिया के और हमारा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर्स में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको जो है बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसमें सबसे पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं एनेस्थीसिया के। एनेस्थीसिया के हमारे जो 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है स्टेज 1, जिसको हम एनाल्जेसिया के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है हमारा एनाल्जेसिया ओकर कॉन्शियसनेस स्टिल बट स्लीपी फीलिंग। इसमें जो होता है हमारा स्लीपी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, बट हमारा जो पेशेंट होता है वो हमारा कॉन्शियस रहता है ड्यू टू कॉर्टिकल डिप्रेशन। ये सब हमारा क्यों होता है, क्योंकि हमारा कॉर्टिकल जो होता है हमारा वो रीजन डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेज में जो होता है हमारा उसको हम कहते हैं डेलीरियम। इसमें जो होता है हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन, हमारा सेंसेशन और हमारा कॉन्शियसनेस दोनों ही हमारा जो है लॉस हो जाते हैं, और हमारा एक्साइटमेंट एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ड्यू टू हायर सेंटर डिप्रेशन। हमारा जो है मतलब सेंसेशन, कॉन्शियसनेस और हमारा एक्साइटमेंट और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो होती है वो हमारी सभी जो होती है डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि हमारा जो है हायर सेंटर जो होता है वो भी हमारा डिप्रेस हो जाता है। इसमें जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी और हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा दोनों इरेगुलर होता है। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज जो होता है हमारा सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। इसमें जो होता है हमारा अनकॉन्शियसनेस एंड पैरालिसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस। इसमें जो होता है हमारा अनकॉन्शियसनेस हो जाता है हमारा पेशेंट, और हमारा सभी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारा पैरालाइज हो जाते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज़ रेगुलर एंड बीपी इज़ मेंटेन। इसमें जो होता है हमारा रेस्पिरेशन और बीपी दोनों ही जो होता है हमारा मेंटेन हो जाते हैं। इसमें जो होता है हमारा सर्जरी ओकर, इसमें जो होती है सर्जिकल एनेस्थीसिया, इसी स्टेज में जो होता है हमारा सर्जरीज होती हैं।
फिर आता हमारा फोर्थ स्टेज क्या होती है हमारे, इसको हम कहते हैं मेडुलरी पैरालिसिस या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। इसमें क्या होता है हमारा रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर ऑकर। इसमें जो होता है हमारा रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी फेलियर जो होता है वो हो जाता है क्योंकि ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ वाइटल मेडुला ब्रेन सेंटर। इसमें जो होता है हमारा वाइटल मेडुला और ब्रेन सेंटर जो होता है वो उसमें उसका जो होता है हमारा डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है रेस्पिरेटरी जो होता है हमारा वो फेल हो जाता है। बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, वो सही से वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पेशेंट जो है या तो कोमा में चला जाएगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमारे यही 4 स्टेजेस थे हमारे एनेस्थीसिया के। नेक्स्ट हमारा आता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इसमें क्या होता है हमारा यूज़ ऑफ ड्रग्स बिफोर एनेस्थीसिया टू मेक इट मोर सेफ एंड प्लीजेंट एंड टू मिनिमाइज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ एनेस्थीसिया। बेसिकली हमारा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस होती क्या है, ये वो ड्रग्स हम इसमें क्या करते हैं, हम उन ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है जो हमारा एनेस्थीसिया होता है वो जो होता है हमारा सेफ़ हो जाता है, ज़्यादा सेफ़ हो जाता है और प्लीजेंट हो जाता है। और इसकी वजह से हम जो है जो हमारा एनेस्थीसिया होता है उसका हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम जो है बिल्कुल डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर हम जो है कह सकते हैं कि उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये हमारा जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो होती है वो हमारा एनेस्थीसिया से पहले दी जाती है। फिर हमारा आता है कौन कौन सी जो हमारी मेडिकेशंस यूज़ होती है हमारी एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। इसमें जो होता है हमारा टू रिलीव एंजाइटी से रिलीव करने के लिए हम जो है बेंजोडाइज़ेपिन्स यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है हमारा एलर्जिक रिएक्शंस। हमारा एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है एंटीहिस्टामिनिक्स यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, हमारा नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है एंटी एमेटिक्स यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया। हमारा जो है एनाल्जेसिया या फिर हम कह सकते हैं पेन में रिलीफ करने के लिए हम जो है ऑपोइड्स एनाल्जेसिक्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा टू प्रिवेंट ब्रैडीकार्डिया एंड सिक्रेशंस। हमारा ब्रैडीकार्डिया और सिक्रेशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कुछ प्री एनेस्थेटिक्स मेडिकेशंस हो जाती हैं जो कि हमारा एनेस्थीसिया को सेफ़ और हमारा जो है एनेस्थीसिया के जो भी हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं उसको जो होता है हमारा मिनिमाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्लासिफाइड ड्रग्स फॉर पार्किंसन डिजीज़ एंड एक्सप्लेन लीवोडोपा थेरेपी। सबसे पहले हमें जो है कौन कौन सी ड्रग्स जो हमारे पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ होती है उनकी क्लासिफिकेशन देखनी है। फिर हमें जो है लीवोडोपा थेरेपी को एक्सप्लेन करना है। इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है। नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन कॉज डोपामिन लेवल टू ड्रॉप लीड टू सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। इसमें पार्किंसन डिजीज़ में होता क्या है, हमारे जो ब्रेन में नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डोपामिन का लेवल जो होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब ब्रेन में जो हमारा डोपामिन का लेवल है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स जो होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ड्रग यूज्ड, कौन कौन सी ड्रग जो है वो हम यूज़ करते हैं पार्किंसन डिजीज़ में। इसमें हमारा आ जाता है डोपामिन प्रिकर्सर्स, इसमें आ जाता है हमारा लीवोडोपा। सेकंड आता है हमारा डोपामिन अगोनिस्ट, इसमें आ जाता है हमारा ब्रोमोक्रिप्टिन। फिर आ जाता है हमारा माओ इनहिबिटर्स, इसमें आ जाता है हमारा सेलेजिलिन। फिर आता है हमारा कॉम्ट इनहिबिटर्स, इसमें आ जाता है हमारा एंटाकैपोन। फिर आ जाता है हमारा लास्ट मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट, इसमें आ जाता है हमारा बेंजट्रोपिन। तो ये हमारी कुछ ड्रग्स थी जो कि हमारा पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ करी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लीवोडोपा थेरेपी। लीवोडोपा थेरेपी को समझ लेते हैं। इट इज़ डोपामिन प्रिकर्सर्स। लीवोडोपा क्या होता है, हमारा डोपामिन का ही हमारा प्रिकर्सर है। इट इज़ यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज़। ये जो हमारा पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट कराने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं लीवोडोपा थेरेपी को। इट इज़ प्रोड्रग ऑफ डोपामिन। लीवोडोपा जो होता है वो हमारे प्रोड्रग होता है हमारा डोपामिन का ही, एंड ईजिली क्रॉस्ड ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो हमारा ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। बेसिकली आप अगर इसको हिंदी में समझेंगे तो लीवोडोपा हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है हमारा ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारा ब्लड से जो है हमारा ब्रेन तक पहुंच जाता है। हम इसलिए लीवोडोपा को यूज़ करते हैं। हम इसकी जगह हम डोपामिन भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा डोपामिन जो होता है वो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हम जो है लीवोडोपा को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारा जो है प्रोड्रग है हमारा डोपामिन का। लीवोडोपा जो होता है वो ब्रेन में जाके हमारा कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में, और ये हमारा डोपामिन की तरह ही एक्ट करता है। तो इसी वजह से हमारा जो सिमिलर फंक्शन देता है हमारा डोपामिन की तरह। तो इसको हम जो है पार्किंसन डिजीज़ के यूज़ में हम जो है ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं हम लीवोडोपा के। ये जो होता है हमारा CNS पे क्या करता है, इट डिक्रीज ट्रिमर्स। ये जो होता है हमारा ट्रिमर्स को डिक्रीज़ करता है। इम्प्रूव फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जो फेस का एक्सप्रेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है। एंड इम्प्रूव पोस्चर,
और हमारा पोस्चर जो होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं हमारे हार्ट पे जो हमारा लीवोडोपा का क्या इफेक्ट है वो देख लेते हैं। इंक्रीज़ हार्ट रेट, ये जो तो हमारा हार्ट का जो हमारा रेट होता है वो इंक्रीज़ कर देता है। एंड ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर को भी हमारा जो है लीवोडोपा इंक्रीज़ कर देता है। इट कॉज टैकीकार्डिया, समटाइम्स कॉज हाइपोटेंशन, ये जो तो हमारे टैकीकार्डिया को कॉज करता है और कई बार जो हमारा ये हाइपोटेंशन को भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। हमारा इंडोक्राइन सिस्टम पे हमारा जो लीवोडोपा है उसका क्या इफेक्ट होता है। इट डिक्रीज प्रोलैक्टिन, ये जो तो हमारा प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को हमारा जो है डिक्रीज़ कर देगा। इट इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन्स इन नॉर्मल पर्सन, हमारा नॉर्मल पर्सन में हमारा जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देगा। एंड डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन एक्रीमोगैली, हमारा जो एक्रीमोगैली हमारे जो पर्सन्स होते हैं उसमें जो होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन को जो हमारा डिक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा इसका मैकेनिज्म ये कैसे एक्ट करता है। लीवोडोपा वर्क बाय बीइंग कन्वर्टेड इनटू डोपामिन, लीवोडोपा जो है इस तरीके से वर्क करता है, ये जो होता है हमारा ब्रेन के अंदर जाके हमारा जो डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है। डोपामिन इन द ब्रेन, हमारा ब्रेन के अंदर जो है हमारा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कार्बिडोपा वर्क बाय प्रिवेंटिंग लीवोडोपा फ्रॉम बीइंग ब्रोकन डाउन फ्रॉम इट रीचेज द ब्रेन। बेसिकली हमारा जो लीवोडोपा थेरेपी में क्या होता है, हम जो है लीवोडोपा और कार्बिडोपा ये दो ड्रग्स को हम जो है एक साथ देते हैं। लीवोडोपा जो होती है वो हमारी ब्रेन के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है डोपामिन में, बट हमारा कार्बिडोपा क्यों दे रहे हैं। कार्बिडोपा हम इसलिए देते हैं क्योंकि कार्बिडोपा जो है वो हमारा प्रिवेंट करता है लीवोडोपा को हमारा ब्रेक होने में। मतलब जैसे हमारा जब हमने लीवोडोपा को इनटेक करा, अब इनटेक करने के बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में कोई और एंजाइम्स के थ्रू हमारा जो है लीवोडोपा ब्रेक ना हो जाए, तो इसलिए हम जो है इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है कार्बिडोपा देते हैं। अब ये जो हमारा कार्बिडोपा इसको प्रिवेंट करता है और हमारा जो है ब्रेन तक पहुंचाता है। एक बार लीवोडोपा जब ब्रेन में चला जाता है तो वो हमारा ब्रेन में जो है कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में, तो वो डोपामीन जो होता है वो अपना एक्शन शो करता है और हमारा पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट कराने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा वर्क करता है। एंड इसका यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़, ये जो होता है हमारा पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ करा जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेज ऑफ बेंजोडाइजापिन एंड बार्बिचुरेट्स। हमें जो बेंजोडाइजापिन और बार्बिचुरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और हमारा यूजेज देखने हैं। चलिए इसका सबसे पहले हम बार्बिचुरेट्स का देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट बाइंड विद द गाबा रिसेप्टर्स एंड ओपन द क्लोराइड चैनल्स, हमारे जो है क्लोराइड चैनल्स को हम जो है ओपन करवा देता है। ये सबसे पहला हमारा ये जो है बाइंड होता है गाबा रिसेप्टर्स के साथ और हमारा क्लोराइड चैनल्स को ओपन करवा देगा। एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग, हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को भी हमारा जो है बढ़ा देता है। क्लोराइड आयंस जो है एंटर होते हैं एंड कॉज हाइपर पोलराइजेशन, और जो कि हमारा हाइपर पोलराइजेशन कॉज करवाते हैं। एंड स्टॉप सोडियम चैनल्स एंड CNS एक्टिविटी डिक्रीज, ये बेसिकली हमारा करता क्या है, बार्बिचुरेट जो होता है वो हमारा बाइंड करता है हमारा गाबा रिसेप्टर्स के साथ और हमारा क्लोराइड आयन सेल्स को जो है ओपन कर देता है और इनकी जो है ड्यूरेशन जो है ओपनिंग के ड्यूरेशन जो होता है उसको भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो है क्लोराइड चैनल जो होता है वो हमारा एंटर करता है और हमारा जो है हाइपर पोलराइजेशन कोज करवा देता है। अब हाइपर पोलराइजेशन कोज होगी तो हमारा जो है सोडियम चैनल्स जो है वो भी स्टॉप हो जाते हैं। सोडियम चैनल्स स्टॉप हो जाएंगे तो हमारा CNS की एक्टिविटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से हमारा बेंजोडाइजापिन भी होता है। इट बाइंड विद द गाबा रिसेप्टर्स, ये भी हमारा गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। एंड ओपन क्लोराइड चैनल्स, हमारा ये भी हमारा क्लोराइड चैनल्स को जो है ओपन करता है। क्लोराइड एंटर एंड कोज हाइपर पोलराइजेशन, इसमें भी हमारा क्लोराइड जो होता है वो हमारा क्लोराइड आयन जो होते हैं हमारे सेल्स के अंदर जाएंगे और हमारा हाइपर पोलराइजेशन करवाएंगे। विच ब्लॉक द सोडियम चैनल्स, जो कि हमारा सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और हमारा CNS की एक्टिविटी जो होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। मतलब बेसिकली हमारे इन दोनों का जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारा सेम है, बस हमारा बार्बिचुरेट जो होता है वो हमारा इसमें जो होता है हमारा क्लोराइड चैनल्स की जो हमारी ड्यूरेशन होता है ओपनिंग का ड्यूरेशन उसको बढ़ा देता है, बट ऐसा हमारा बेंजोडाइजापिन में नहीं होता। बस यही हमारा डिफरेंस है इसमें, बाकी सब सेम है। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये जो होता है हमारा डिप्रेस कर देता है CNS को और एंटी कन्वल्सेंट एक्शन शो करता है। ब्लड प्रेशर को भी हमारा डिक्रीज करता है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और डिप्रेस करता है रेस्पिरेशन को, GIT मोटिलिटी को डिक्रीज करता है और हमारा रिलैक्स कर देता है हमारे ब्लैडर को और यूटेरस को। इसी तरीके से हमारा बेंजोडाइजापिन के हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। ये जो तो हमारा रिड्यूस करता है एंजाइटी को, फेयर को और हमारा स्लीप को, मतलब जो होता है हमारा स्लीप जो है वो हमारा इंड्यूस कराता है और हमारा डिक्रीज कर देता है मोटिलिटी,
मतलब जीआईटी या फिर हमारा जो बवल होता है उसकी हमारी जो है मोटिलिटी को डिक्रीज़ करवा देता है, और हमारा हार्ट रेट और हमारा जो है ब्लड प्रेशर दोनों को ही हमारा जो है डिक्रीज़ कर देता है बेंजोडाइज़ेपिन। तो बेसिकली इन दोनों के फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो सेम है, क्योंकि हमारा इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है दोनों एक ही तरीके से जो हमारी ड्रग्स यूज मतलब जो वर्क कर रही हैं, बट हमारा इसका जो कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ जो है हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है इन दोनों के ही जो है सेम है। फिर हम इसको यूज़ देख लेते हैं, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। बारबिचुरेट जो होते हैं वो हमारा यूज़ होते हैं सिडेशन में, स्लीप इंड्यूस कराने में और प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स में, और हमारा सीजर्स में भी हमारा जो है बारबिचुरेट्स यूज़ करे जाते हैं। इसी तरीके से हमारा बेंजोडाइज़ेपिन के यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट एंजाइटी, सीजर्स, फोबियाज एंड डायस्थीमियाज। बेसिकली हमारा ये बेंजोडाइज़ेपिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, हमारा एंजाइटी को ट्रीट कराने के लिए, सीजर्स में, फोबियाज में और हमारा डायस्थीमियाज में। तो गाइस इसी के साथ हमने 2021-22 का फार्माकोलॉजी 1 का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।